ये वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। याद रखें कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन को अमल में लाने के लिए करंट का इस्तेमाल करता है। तो इसके लिए हमें एक बैरूनी वोल्टेज के जरिए की ज़रूरत होगी और इसके लिए यहाँ हमारी ये बैटरी मौजूद है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के मनफी या नेगेटिव टर्मिनल से आते हैं और इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि सोल्यूशन में जिंक 2+ आयंस होते हैं, लिहाजा अगर जिंक +2 आयंस 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करते हैं तो जिंक +2 सॉलिड जिंक में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ हम अपने जिंक इलेक्ट्रोड पर सॉलिड जिंक बनाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ सॉलिड जिंक बनता है। हमारे दूसरे इलेक्ट्रोड पर बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर से दूर खींचती है और यहाँ सॉलिड कॉपर ऑक्सीडाइज होता है। लिहाजा यहाँ हम कॉपर 2 पॉजिटिव बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स गंवा देते हैं। इसलिए कॉपर इलेक्ट्रोड यहाँ अपना मैस गंवा देता है। अगर हम अपने सवाल को देखें तो ये एक मिकदारी या क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस का सवाल है। चूंकि ये सवाल हमें बता रहा है कि करंट कितना है, इसमें 5 एम्पियर करंट दिया गया है, इसलिए हम यहाँ 5 एम्पियर का करंट लगा रहे हैं। अब सवाल में पूछा गया है कि जिंक इलेक्ट्रोड पर 1 घंटे के बाद कितने ग्राम जिंक जमा होता है। लिहाजा हमें ये मालूम करना होगा कि हमारे जिंक इलेक्ट्रोड पर कितने ग्राम जिंक बनता है। इसके लिए हमें पहले करंट की तारीफ के बारे में सोचना होगा। करंट बराबर होता है चार्ज तकसीम में टाइम, यानी चार्ज ओवर टाइम। लिहाजा फिजिक्स में आई से करंट को जाहिर किया जाता है और चार्ज को क्यू से जाहिर किया जाता है और वक्त या टाइम को टी से जाहिर किया जाता है। हम पहले वीडियो में चार्ज के बारे में बात कर चुके हैं, इसलिए हम जानते हैं कि चार्ज को कूलम्स में नापा जाता है और वक्त को सेकंड्स में लिया जाता है। इसलिए कूलम्स फी सेकंड हमें 1 एम्पियर करंट देता है, या मुख्तसरन करके हम इसे एम्प यानी कि एएमपी लिखते हैं। तो आए अब इसमें वो तमाम वैल्यूज डाल देते हैं जो हमें मालूम है। हम जानते हैं कि यहाँ करंट 5 एम्पियर है, लिहाजा हम इसे यहाँ लिख देते हैं। हम ये तो नहीं जानते कि चार्ज कितना है, लेकिन हम यहाँ वक्त जानते हैं। तो हम यहाँ कितने वक्त के बारे में बात कर रहे हैं? 1 घंटा, है ना। हमें 1 घंटे को सेकंड में तब्दील करना होगा। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? देखिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट 60 सेकंड का होता है। तो 60 × 60 हुआ 3600। तो 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। अब हम क्यों निकाल सकते हैं? हम अब यहाँ चार्ज निकाल सकते हैं। तो 5 × 3600 होता है 18,000। तो 1 घंटे के बाद हमें 18,000 कूलम्स का चार्ज मिलेगा। अब चार्ज के जरिए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के कितने मोल से निमट रहे हैं। ये फैराडे कांस्टेंट की वजह से मुमकिन है। तो याद रखें कि फैराडे कांस्टेंट हमें बताता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के पास 96,500 कूलम्स चार्ज होता है। लिहाजा अगर हमारे पास 18,000 कूलम्स चार्ज मौजूद है और हम ये मालूम करने की कोशिश करें कि यहाँ इलेक्ट्रॉन के कितने मोल्स हैं, तो हमें इसे फैराडे कांस्टेंट से तकसीम करना होगा। लिहाजा अगर हम 18,000 को 96,500 से, जो कि फैराडे कांस्टेंट है, इससे तकसीम करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के 1 मोल का चार्ज आ जाएगा। अगर आप इसे इस तरह करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कूलम्स और ये कूलम्स कैंसल आउट हो जाएंगे और आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मोल्स मिलेंगे। 18,000 को अगर हम 96,500 से तकसीम करें तो हमें जवाब मिलेगा 0.19। लिहाजा ये बराबर होगा 0.19 मोल्स इलेक्ट्रॉन के। लिहाजा बैटरी की वजह से हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के जरिए इलेक्ट्रॉन के 0.19 मोल्स यहाँ आए हैं। इसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन के मोल्स को जिंक के इन मोल से रिलेट करना होगा जो यहाँ बने थे। हम अपने निस्फ रिडक्शन रिएक्शन को याद रखते हुए ऐसा कर सकते हैं। तो आए यहाँ हम अपना निस्फ रिडक्शन रिएक्शन लिख देते हैं। हम जानते हैं कि जिंक +2 आयंस सॉलिड जिंक बनाने के लिए यहाँ रिड्यूस होते हैं। तो आए यहाँ इन मोल रेशो के बारे में सोचते हैं। 1 मोल जिंक +2 आयंस को रिड्यूस करके 1 मोल सॉलिड जिंक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स के 2 मोल्स की जरूरत होती है। तो अब हम इनके दरमियान इस ताल्लुक को जानते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स और सॉलिड जिंक का मोलर रेशो 2:1 होता है। लिहाजा हमारे पास मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के हर 2 मोल्स के लिए जिंक का 1 मोल बनता है।
तो आइए ये मालूम करने के लिए कि जिंक के कितने मोल्स बनते हैं, हम एक तनासब या प्रोपोर्शन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ओवर जिंक बराबर होता है 2/1, और ये बराबर होगा 0.19, और फिर यहाँ पे x लिख लेते हैं। और फिर हमारे प्रोपोर्शन की दाएं जानिब हम जानते हैं कि हमारे सेल के जरिए इलेक्ट्रॉन के 0.19 मोल्स गए थे, लिहाजा हम यहाँ इलेक्ट्रॉन के 0.19 मोल्स लिख सकते हैं, और इसे हम इस तरह लिखेंगे 0.19 मोल्स ओवर x। x दरअसल यहाँ सॉलिड जिंक के मोल्स को जाहिर कर रहा है। चलिए आइए अब इस प्रोपोर्शन को हल कर लेते हैं। तो 2x बराबर होगा 0.19 के, फिर हम 0.19 को 2 से डिवाइड करें तो जवाब आएगा 0.095। तो x बराबर है 0.095 के, और x मोल्स को जाहिर कर रहा है, लिहाजा ये जिंक के वो मोल्स हैं जो हमारे रिएक्शन में बने हैं, और ये हमें अपने मोल्स का रेशो मिला है। हर 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए जिंक का 1 मोल बनता है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन के 0.19 मोल्स हैं तो इससे जिंक के कितने मोल्स बनेंगे? आखिर में हमें जिंक के मोल्स की बजाय जिंक के ग्राम पर बात करने की जरूरत है, ठीक है? क्योंकि हमारे सवाल में हमसे जिंक के ग्राम के बारे में पूछा गया है कि जिंक के कितने ग्राम्स यहाँ पर जमा हुए हैं, लिहाजा मोल्स को ग्राम में तब्दील करना बहुत आसान है। आप इसके लिए इसे मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिहाजा अगर हमारे पास जिंक के 0.095 मोल्स हैं तो हम इसे जिंक के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिंक का मोलर मास 65.39 होता है, तो 65.39 ग्राम पर मोल ज़रबे 0.095 मोल। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मोल्स और ये मोल्स कैंसिल हो जाएंगे, और इससे आपका जवाब ग्राम्स में आएगा। तो इसे हल करते हैं, इसका जवाब आता है 6.2 ग्राम, यानी हमें 6.2 ग्राम जिंक मिलता है। ये हमारा हतमी जवाब है। जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक के इतने ग्राम्स जाकर जमा होते हैं, लिहाजा इस किस्म के सवालात के बारे में सोचने के और भी बहुत तरीके हैं। मैं हर चीज़ पर कदम ब कदम चलकर और इसे समझते हुए हल करने को तरजीह देती हूँ। आप सिर्फ इन यूनिट्स के बारे में सोचते हुए भी ये तमाम मैच कर सकते हैं। तो ये इसे करने का दूसरा तरीका है। मैं इस वाले तरीके से क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस का सवाल हल करने को तरजीह देती हूँ।